18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब सूबेदार मल्हार राव होळकर ने हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवाया, तब से 20वीं सदी आते आते हिंदुस्तान की सत्ता के समीकरण बदल गए थे। जहां होळकर वंश के पितृपुरुष ने मुगलों का पतन और मराठों का उत्थान होते हुए देखा, तो वहीं होळकर वंश के अंतिम महाराज ने ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारतीय रियासतों का दम निकलते हुए देखा। यूं तो होळकर स्टेट और अन्य भारतीय रियासतों से होने वाले व्यापार से सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों का होता था, जिसके कारण इंग्लैंड दिन ब दिन अमीर होता चला गया और भारत दिन ब दिन गरीब होता चला गया। राज्य से प्राप्त होने वाली आय का बहुत थोड़ा हिस्सा ही भारत में लगाया जाता था, परंतु फिर भी एक अच्छा खासा हिस्सा राजा महाराजाओं को दिया जाता था। राज्य के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य उस समय जो होते थे वह अंग्रेजों की बनाई गई गवर्निंग काउंसिल के द्वारा ही होते थे। इसमें होते तो भारतीय लोग थे, परंतु वो सब ज्यादातर अंग्रेजों के द्वारा मंजूर किए जाते थे। भारतीय राजा महाराजाओं के करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ खास काम नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, ऐसे समय में विकसित हुए एक ऐसे युवा राजकुमार की आज हम चर्चा करेंगे जिसे अचानक ही अपने पिता की गद्दी पर बैठना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि यशवंतराव होळकर द्वितीय का जन्म 6 सितंबर सन 1908 में हुआ था। इनके पिता महाराज तुकोजीराव होळकर तृतीय और माता महारानी चंद्रावती बाई होळकर थी। सन 1924 में यशवंतराव का विवाह संयोगिता राजे से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। कहते हैं कि बारात कई किलोमीटर लंबी थी, जिसके स्वागत में जगह जगह रास्तों में सोने के फूल लुटाए गए थे। 26 फरवरी सन 1926 में महाराज राजगद्दी पर विराजमान हुए, क्योंकि उनके पिता महाराज तुकोजीराव होळकर की संलिप्तता मुंबई में हुए एक हत्याकांड में पाई गई थी। यदि इस घटना के बारे में आप और जानना चाहते हो तो हमारा पिछला वीडियो देख लेना, जो कि हमने महाराज तुकोजीराव होळकर तृतीय पे बनाया था। दोस्तों, पर महाराज यशवंत को राज्य की पूरी शक्ति 9 मई सन 1930 में आकर ही मिली, जब वह अच्छे से मैच्योर हो गए। इसके पहले 1920 के दशक में महाराज को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए भेजा गया था। वहां पर उनके प्रिसेप्टर थे डॉक्टर मार्सेल हार्डी। उन्होंने ही यूरोप के तौर तरीकों से महाराज को वाकिफ कराया था। मार्सेल हार्डी ने ही उनकी मुलाकात यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज कलाकारों से करवाई और यहीं से महाराज की शुरुआत एक कला और कलाकारों को पोषण देने वाले एक कला प्रेमी राजकुमार या फिर महाराज के रूप में हुई। महाराज के साथ उनकी पत्नी संयोगिता राजे भी यूरोप में ही थी। उनकी पढ़ाई लिखाई भी यूरोप में हुई थी। अब यूरोपीय परिवेश में ढल चुके इस जोड़े ने यूरोप के आर्ट और फैशन के गलियारों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिसे यूरोप के लोग आज भी याद करते हैं और उसे याद करते हुए यदा कदा इंदौर में चले आते हैं। उस समय यूरोप में चल रहे मॉडर्न मूवमेंट ऑफ डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के महाराज प्रबल समर्थक थे। युवा महाराज यशवंतराव को फ्रांस देश बहुत रास आया। सन 1920 के दशक के दौरान वह फ्रेंच रिवियरा में अक्सर जाते थे। उनके पास तट के किनारे कई सारे आलीशान विलास थे। जहाँ पे एक विला खरीदना इतना मुश्किल था, तो महाराज के पास वहाँ पे बहुत सारे विलास थे। महाराज को पार्टी यानी कि दावतें देने का बहुत शौक था। इन पार्टियों में शौक विलासिता का हर सामान मौजूद होता था, पर इन पार्टियों में आर्ट और फैशन से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी और इन क्रिएटिव लोगों के द्वारा यहाँ पे नए नए आइडियाज का एक्सचेंज होता था, जिससे कि कला और ज्यादा विकसित होती जाती थी। महाराज यशवंत और रानी संयोगिता यूरोप के तेजी से उभरते हुए युवा आर्किटेक्ट एकार्ट मुथेसियस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हेनरी पियर जैसे कलात्मक सलाहकार और लेखक ने उनकी कला की समझ को बढ़ाया। महान फोटोग्राफर मन रे ने इस खूबसूरत जवान राजसी जोड़े के यूरोप में बिताए गए यादगार लम्हों को अपने कैमरे में कैद किया। सन 1929 में प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जैक्स डोसेट से मिलने और उसके कलेक्शन को देखने के बाद महाराज ने इंदौर में एक ऐसा महल बनाना चाहा, जो कि मॉडर्न आर्किटेक्चर की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसके जैसा उस समय पूरी दुनिया में कोई दूसरा महल नहीं था। जी हाँ, यह महल था इंदौर का माणिक बाग पैलेस, जिसे एकार्ट मुथेसियस ने डिजाइन किया था। इस महल का आर्किटेक्चर
अपने आप में आधुनिकता और विलासिता का एक अद्भुत संगम था। फर्नीचर से लेके कारपेट, छत, बेडरूम, हॉल, मेडिटेशन रूम, बाथरूम, लाइब्रेरी, सभी का डिजाइन अपने आप में यूनिक था। इस महल की शोभा में चार चांद लगा दी थी चित्रकार बर्नार्ड बाउंटेड डी मॉनवेल द्वारा आधुनिकतावादी तरीके से बनाई गई महाराज और महारानी की पेंटिंग्स और फोटोग्राफर मन रे द्वारा खींची गई उनकी आकर्षक तस्वीरें। कला के प्रति महाराज का जुनून उन्हें अमेरिका के हॉलीवुड तक ले गया, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग को बड़े करीब से जाना। इन्हीं कला के गलियारों में महाराज की मुलाकात महान चित्रकार पाब्लो पिकासो से भी हुई, जिनकी एक एक पेंटिंग आज करोड़ों अरबों रुपए की बिकती है। महारानी संयुक्ता राजे भी एक फैशन आइकॉन थी। उनके कपड़े पहनने का तरीका बड़ा ही मॉडर्न और आकर्षक था। उनके गहने या फिर ज्वेलरी का कलेक्शन यूरोपीय महिलाओं के लिए जलन का विषय होता था। परंतु दोस्तों, दुर्भाग्यवश महारानी संयुक्ता राजे की मृत्यु मात्र 22 वर्ष की आयु में ही हो गई। इसके पीछे कारण बताया जाता है अपेंडिक्स का फटना। उनका काफी इलाज भी कराया गया यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। अब दोस्तों, महारानी तो चली गई। दोस्तों, महारानी और महाराज का पहले मैं आपको रिश्ता बता दूं, यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक लव कपल नहीं होता है, इसलिए जब महारानी चली गई तो वह अपने पीछे विरह में तड़पते महाराज और 4 साल की मासूम बच्ची उषा राजे को भी छोड़ गई। इसके कुछ समय के बाद दुखी महाराज अपनी 5 साल की बेटी उषा राजे को लेके अमेरिका गए, जहां कैलिफोर्निया में उन्हें एक जबरदस्त अस्थमा का अटैक आया। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी मुलाकात मार्गरेट लॉयर नाम की एक नर्स से हुई। राजकन्या उषा राजे भी मार्गरेट से अच्छी तरह घुल मिल गई थी। तब महाराज ने मार्गरेट को अपनी बेटी का पर्सनल गवर्नेंस नियुक्त किया। धीरे धीरे महाराज और मार्गरेट भी एक दूसरे को पसंद करने लग गए और तब सितंबर सन 1938 में महाराज ने मार्गरेट से विवाह कर लिया। महाराज ने अमेरिका के सेंटा आना में रहने के लिए एक खूबसूरत कासल भी बनवाया। इसके बाद महाराज, मार्गरेट और उषा तीनों इंदौर में आ गए और आलीशान माणिक बाग पैलेस में रहने लग गए, जहां पे उनके ऐशो आराम की हर एक सुविधा मौजूद थी। समय बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कुछ समय के बाद मार्गरेट को अमेरिका की याद आने लगी और वह अमेरिका चली गई। जब महाराज वापस अमेरिका गए तब उसके 6 हफ्तों के भीतर ही दोनों का तलाक हो गया। महाराज ने मार्गरेट को सेंट आना का आलीशान कासल और अन्य संपत्ति दी, पर यह तलाक की घटना बहुत नाटकीय थी। कहा जाता है कि मार्गरेट को तलाक देने के मात्र 10 घंटे के भीतर ही महाराज ने तीसरा विवाह यूफेमिया वॉट के साथ किया। फिर दोस्तों, समय आगे बढ़ता गया और रानी यूफेमिया से महाराज को पुत्र रिचर्ड उर्फ शिवाजीराव होलकर की प्राप्ति हुई, जो कि आज भी जीवित है और होलकरों की विरासत को बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि महाराज ने पूरा जीवन बस ऐशो आराम और अपना शौक पूरा करने में ही लगाया, पर दोस्तों यह आधी सच्चाई है। महाराज ने सिर्फ शौक और विलासिता पे ही खर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने कई सारे जन कल्याणकारी कार्य भी किए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सन 1956 में बनकर तैयार हुआ इंदौर की शान महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, जिसे आज हम सब MY हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। यह उस समय एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। इस अस्पताल को बनाने का निश्चय तो महाराज ने सन 1937 में ही कर लिया था, परंतु विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण यह परियोजना पोस्टपोन हो गई थी। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि महाराज की एक बहन थी जिनका नाम था मनोरमा राजे। उनकी मृत्यु टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्षय रोग से हुई थी। तब महाराज ने निश्चय किया कि अपने शहर में भी एक टीबी अस्पताल तो होना ही चाहिए। तब महाराज द्वारा दी गई धनराशि से सन 1953 में इंदौर का राजकुमारी मनोरमा राजे टीबी अस्पताल बना, जो कि आज भी मरीजों को लाभ पहुंचा रहा है, उन्हें स्वस्थ कर रहा है। साल दर साल इंदौर में पड़ने वाले सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए सन 1930 में महाराज ने यशवंत सागर झील का निर्माण किया, जो कि आज भी इंदौर वासियों को पानी पिला रही है। और इंदौर की क्रिकेट टीम को भारत की नंबर 1 क्रिकेट टीम महाराज ने कैसे बनाया, यदि जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। दोस्तों, ऐसी और भी कई सारी देन हैं इस अंतिम होलकर शासक की, जो कि इस शहर और हमारे मालवा के लोगों को आज भी लाभ पहुंचा रही है।
कोमल हृदय वाले एक कला प्रेमी इस सुकुमार महाराज का निधन 5 दिसंबर सन 1961 में हुआ। कृष्णपुरा छत्री समूह की यह छतरी, जिसका निर्माण उनकी पुत्री महारानी उषा राजे होलकर ने करवाया था, आज भी इंदौर के वासियों को अपने महाराज की याद दिलाती है।